Very good morning friends from CA राजेश भाववाला from सूरत। बजट 2020 में सरकार द्वारा विवाद से विश्वास नाम की एक स्कीम लाई गई थी, जो कि इनकम टैक्स के जो पुराने डिस्प्यूट्स चलते आ रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी अमाउंट डिस्प्यूट्स में चल रही है। एक तरफ जहां गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू नहीं मिल रही है, वहीं दूसरी ओर टैक्स पेयर भी परेशान है। इसलिए यह स्कीम बजट 2020 में लाई गई थी और रिसेंटली इनकम टैक्स विभाग द्वारा इसके लिए कुछ क्लेरिफिकेशंस भी इशू किए गए हैं। ट्रेड और इंडस्ट्री द्वारा काफ़ी रिप्रेजेंट किया गया था, उन मुद्दों को भी इन क्लेरिफिकेशन में शामिल किया गया है। इस स्कीम को लेकर पिछले एक महीने में हमारे पास काफ़ी सवाल आए। उन्हीं सवालों को लेकर ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए सिंपल रूप से हमने समझाने के लिए हमने एक वीडियो बनाया है। सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें आया है कि इस स्कीम में एलिजिबिलिटी का आधार क्या है, कौन इस स्कीम में जा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस स्कीम के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि 31 जनवरी 2020 को क्या आपकी कोई अपील किसी भी अपीलेट फॉर्म पर पेंडिंग थी या नहीं। अपीलेट फॉर्म का मतलब CIT अपील्स, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, DRP जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फॉर्म होता है, जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग से रिलेटेड केसेस के लिए होता है, या कहीं आर्बिट्रेशन में आपकी कोई भी अपील पेंडिंग है या नहीं। यदि आपकी अपील पेंडिंग है तो ही आप इसमें स्कीम में जा सकते हैं। दूसरा, यदि आपका असेसमेंट ऑर्डर या आपका अपीलेट ऑर्डर जिसके अगेंस्ट में आपको अपील करनी है, उसकी अपील करने की या फर्दर अपील करने की, हाई कोर्ट में जाने की, सुप्रीम कोर्ट में जाने की जो समय सीमा है वो अभी समाप्त नहीं हुई है। यदि 31 जनवरी 2020 को आपकी वो समय सीमा समाप्त नहीं हुई थी और आपके पास अपील करने का टाइम अवेलेबल था, तो आप इस स्कीम में जा सकते हैं। जैसे यदि आयकर अधिकारी के आदेश के विरुद्ध आपको कमिश्नर अपील्स में 30 दिन के अंदर अंदर अपील करनी है और आपको 15 जनवरी को ऑर्डर मिला है, तो आपके पास 30 दिन का समय है और 31 जनवरी को यह माना जाएगा कि आपके पास वो अपील फाइल करने का समय था। इसके लिए यदि आप चाहते हैं तो उस ऑर्डर के सेटलमेंट के लिए आप इस स्कीम में जा सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इस स्कीम में कौन नहीं जा सकता है। मेनली इस स्कीम में जो नहीं जा सकता है वो ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ सर्च हुई है। जब किसी करदाता के यहाँ सर्च रेड होती है तो उनका जनरली 7 साल का असेसमेंट इफ़ेक्ट हो जाता है। तो ऐसे करदाता जिनके यहाँ सर्च हुई है, ये सर्च के जो प्रावधान है उनमें उनका असेसमेंट हुआ है, ऐसे लोग इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। लेकिन ट्रेड और इंडस्ट्री के रिप्रेजेंट करने के बाद इसमें यह रिलैक्सेशन दिया गया है कि 5 करोड़ तक का जिनका डिस्प्यूटेड टैक्स है, उस असेसमेंट ईयर के लिए वो उस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। जैसे यदि 7 साल के असेसमेंट में केवल 3 साल में करदाता की जो डिस्प्यूटेड टैक्स है वो 5 करोड़ तक ही है, तो वो उन 3 सालों का इस स्कीम में लाभ ले सकता है, बाकी 4 सालों का
उस करदाता को इस स्कीम में लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन जो आया है कि यदि हमारी टैक्स लायबिलिटी, इंटरेस्ट लायबिलिटी और पेनल्टी हमने भर दी है, हालांकि हमारी अपील ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है या हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो ऐसे केस में क्या हम इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं? फ्रेंड्स, इस स्कीम में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी, इंटरेस्ट लायबिलिटी, पेनल्टी की भी लायबिलिटी सब कुछ भर दी है, लेकिन आपका अपील आपकी किसी भी अपीलेट फोरम पर चल रही है, चाहे वो कमिश्नर लेवल पे हो, ट्रिब्यूनल लेवल पे हो, हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, तो भी आप इस स्कीम में जा सकते हैं। और स्कीम में केवल जा ही नहीं सकते हैं, इस स्कीम में जाकर आपने जो एक्स्ट्रा अमाउंट भर दी है उसे भी आप रिफंड ले सकते हैं, क्योंकि इस स्कीम में जाने पर केवल आपको टैक्स ही भरना है। तो जो आपने इंटरेस्ट भर दिया था, जो आपने पेनल्टी भी भर दी थी, उसे आप गवर्नमेंट से वापस ले सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट उस एक्सेस अमाउंट पर जो आपको रिफ़ंड करेगी उस पर ब्याज नहीं देगी, लेकिन अमाउंट आपको रिफ़ंड कर देगी। तो एक बहुत अच्छा प्रावधान है। इसके बाद एक क्वेश्चन यह है कि हमारा एक डाइंग और प्रिंटिंग यूनिट है और हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है वो हमारी रिफ़ंड के सामने विभाग द्वारा एडजस्ट कर ली गई है, तो क्या हम इस स्कीम में जा सकते हैं? आप बिल्कुल इस स्कीम में जा सकते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि चाहे आपका टैक्स लायबिलिटी आपने चालान से भरी है या आपके रिफ़ंड के सामने वो टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट की गई है, किसी भी रूप में यदि आपका 1 रुपया भी टैक्स भरना, इंटरेस्ट भरना, पेनल्टी भरना बाकी नहीं है, तो भी आप इस स्कीम में जा सकते हैं। एक्सेस अमाउंट सरकार द्वारा आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी और आपका केस सेटल हो जाएगा। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हम कुछ इशू सेटल कर सकते हैं? जैसे एक असेसमेंट ऑर्डर में यदि 5 पॉइंट्स के ऊपर एडिशन किया गया है और उन 5 पॉइंट्स पर, 5 पॉइंट्स का मतलब किसी में कोई आपके जीपी रेशियो को लेकर किया गया है, शेयर कैपिटल को लेकर किया गया है, बोगस एक्सपेंडिचर को लेकर किया गया है, इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स पर आपके असेसमेंट ऑर्डर में एडिशन हुआ है। अब करदाता को यह लगता है कि मैं किसी इन 2 पॉइंट्स पर तो मैं ट्रिब्यूनल में या हाई कोर्ट में जीत जाऊंगा और बाकी के 3 पॉइंट्स पर मैं इस स्कीम में जाकर, इस स्कीम में यदि मैं चला जाता हूँ और टैक्स भर देता हूँ, तो क्या ऐसा संभव है? नहीं, यह इस प्रकार का पिकिंग एंड चूजिंग का ऑप्शन इस स्कीम में नहीं दिया गया है। यदि आप किसी पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के लिए इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको जो भी एडिशंस असेसमेंट ऑर्डर में हुए हैं या जो अपीलेट ऑर्डर में जो पोजीशन है, तो उन सभी पॉइंट्स पर आपको इस स्कीम में जाना पड़ेगा और उसके हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा। ऐसा ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है कि आप कुछ पॉइंट्स पर इस स्कीम में चले जाएं और कुछ पॉइंट्स पर आपकी अपील चालू रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इस स्कीम में वेल्थ टैक्स के हमारे पुराने केसेस भी सेटल हो जाएंगे? नहीं, इस स्कीम में केवल इनकम टैक्स से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं वही सेटल हो पाएंगे। वेल्थ टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इस तरह के कोई भी जो टैक्स हैं, इनकम टैक्स के अलावा किसी भी तरह के टैक्स, वो इसमें शामिल नहीं होंगे। एक फ्रेंड ने पूछा है कि
इस स्कीम में जाने से पहले हमने आयकर अधिकारी के पास रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन की है कि तो उसका क्या परिणाम होगा। फ्रेंड्स, बहुत सी बार हम देखते हैं कि जब आयकर अधिकारी कोई ऑर्डर करता है तो उसमें बहुत सारी कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो क्या हमें कौन सी अमाउंट पर इस स्कीम में हमें टैक्स भरना होगा, कौन सी अमाउंट मानी जाएगी? तो इसमें बहुत ही क्लियर प्रावधान है कि आपको यदि लगता है कि आपके किसी असेसमेंट ऑर्डर में, अपीलेट ऑर्डर में कोई ऐसी मिस्टेक है तो आप संबंधित अधिकारी को एप्लीकेशन कर दीजिए। सेक्शन 154 में वो अधिकारी आपकी इस एप्लीकेशन को जल्द से जल्द प्रोसेस करेगा और उसके बाद जो अमाउंट आएगी उसके हिसाब से आपकी टैक्स अमाउंट इस स्कीम में जो भरना है वो डिसाइड हो जाएगी। तो इसके लिए यदि आपके कोई ऑर्डर में मिस्टेक है तो आप आयकर अधिकारी को अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आया है कि हमारी एक अपील ट्रिब्यूनल ने डिसाइड की है जिसमें 2 जो मुद्दे हैं उस पर ट्रिब्यूनल ने करदाता के फेवर में डिसीजन दिया है और 2 मुद्दों पर डिपार्टमेंट के फेवर में डिसीजन दिया है। तो ऐसे केस में हम किस तरह से इस स्कीम में जा सकते हैं? फ्रेंड्स, सरकार ने स्कीम को बहुत फ्लेक्सिबल बनाया है। हालांकि इसमें पिकिंग एंड चूजिंग की फैसिलिटी नहीं है। एक असेसमेंट ऑर्डर में जो भी इश्यूज हैं वो सब कवर करने हैं। लेकिन यदि किसी 1 साल के असेसमेंट ऑर्डर में ट्रिब्यूनल ने कुछ मैटर्स पर करदाता को के फेवर में दिए हैं डिसीजन और कुछ में डिपार्टमेंट के फेवर में, तो करदाता को ये अधिकार दिया गया है कि यदि वो चाहे तो वो चारों जो पॉइंट्स हैं उन सबको कवर करते हुए इस स्कीम में जा सकता है। और यदि वो चाहता है तो वो ऐसे 2 मुद्दे जिनके ऊपर ट्रिब्यूनल ने उसके अगेंस्ट में डिसीजन दिया है वो चाहे तो केवल उस स्कीम में भी जा सकता है। लेकिन ऐसे केस में जहां करदाता ट्रिब्यूनल में जीत गया है, उसके फेवर में डिसीजन आ गया है, यदि उन मुद्दों को वो इस स्कीम में शामिल नहीं करता है तो डिपार्टमेंट के पास जो अपील फाइल करने का राइट है, हाई कोर्ट में वो चाहे तो डिपार्टमेंट जा सकता है। तो करदाता को यह डिसीजन लेने से पहले काफ़ी सोचना होगा कि जिन मुद्दों को पर वह ट्रिब्यूनल में जीत गया है उन ट्रिब्यूनल पर यदि डिपार्टमेंट हाई कोर्ट जाता है तो उसके जीतने के कितने चांसेज हैं। उस हिसाब से उसको ये डिसीजन लेना होगा कि उसे सभी मुद्दों को इसमें कवर करना है या केवल जिन मुद्दों पर वो हार गया है उन्हें ही कवर करना है। लेकिन डिपार्टमेंट द्वारा आपको ये लिबर्टी दी गई है कि आप चाहो तो 2 मुद्दे के ऊपर आप इस स्कीम में जा सकते हो, चाहो तो चारों मुद्दों को कवर कर सकते हो। उसके बाद एक क्वेश्चन आया है कि इसमें टीडीएस से जो रिलेटेड केसेस हैं वो किस तरह से सेटल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, जो टीडीएस से रिलेटेड डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उसमें आप अपनी जो टीडीएस की लायबिलिटी है यदि वो भर देते हैं तो उससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट और पेनल्टी है वो पूरी तरह से माफ़ हो जाएगी। और दूसरा उसका इफेक्ट ये होगा कि यदि टीडीएस नहीं काटने की वजह से इनकम टैक्स में जो आपका सेक्शन 40A में जो डिसअलाउंस हो जाता है वो डिसअलाउंस भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आपकी जैसे ही टीडीएस के लिए आप इस स्कीम में गए और आपने टीडीएस की अमाउंट भर दी तो आपका टीडीएस के ऊपर जो इंटरेस्ट और पेनल्टी है वो माफ़ हो गया। दूसरा, आपका जो अमाउंट ऐड हुआ था टीडीएस नहीं काटने की वजह से वो टैक्स लायबिलिटी भी आपकी सेव हो गई। तो
लेकिन ये ध्यान रखना है कि टीडीएस में जो लेट फीस है वो अलग से उसके लिए आपको अमाउंट भरनी पड़ेगी, वो इसमें कवर नहीं होती है। लेट फीस से मतलब कि जब हम टीडीएस का रिटर्न लेट भरते हैं तो 200 रुपीज़ पर डे की पेनल्टी लगाता है, तो बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती है, तो वो एक आपको उसका 25% अलग से भरना होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि हमें यह अमाउंट कितनी भरनी है और कब भरनी है। फ्रेंड्स, जो अमाउंट इसमें भरनी है उसके लिए 2 कंडीशंस हैं। एक आप 30 जून तक और एक 30 जून के बाद। यदि आप 30 जून तक अमाउंट भर देते हैं तो आपको जो डिस्प्यूटेड टैक्स है उसका 100% भरना है, और जो इंटरेस्ट और पेनल्टी के लिए यदि आपकी कोई अपील पेंडिंग है तो आपको 25% भरना है। लेकिन यदि आप 30 जून के बाद में अमाउंट भरते हैं तो आपको डिस्प्यूटेड टैक्स का 110% भरना है और इंटरेस्ट और पेनल्टी का 30% भरना है। यदि सर्च केसेज हैं तो आपकी 30 जून तक आपको 125% भरना है, और 30 जून के बाद यदि आप भरते हैं तो आपको 135% भरना है। तो एक तो यह डेट से लिंक्ड हो गया कि 30 जून आपकी कट ऑफ डेट है। पहले ये 31 मार्च थी, लेकिन कोविड के कारण इसको 30 जून कर दिया गया है। दूसरा एक बहुत बढ़िया प्रावधान इसमें जो इस स्कीम में है कि यदि किसी अपीलेट फोरम पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हार जाता है, चाहे वो ट्रिब्यूनल हो, हाई कोर्ट हो, तो करदाता चाहे तो जितनी टैक्स अमाउंट है उसका 50% यदि वो भर देता है तो भी वो केस सेटल हो जाएगा। और यदि सर्च केसेज हैं तो 62.5% 62.5% भरने से उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। और जो इंटरेस्ट और पेनल्टी के केसेज हैं उनमें भी इसी तरह से हाफ अमाउंट ही भरनी है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बढ़िया प्रावधान है जिसमें डिपार्टमेंट यदि हार जाता है तो करदाता के लिए ऐसे केसेस में केवल 50% लायबिलिटी में ही उसके केस सेटल हो जाएंगे। 125% जो सर्च के केसेस में लायबिलिटी है, वहाँ एक बात ये ध्यान रखनी है कि वो 25% जो एडिशनल भरना पड़ रहा है वो इंटरेस्ट और पेनल्टी की जो अमाउंट है वहाँ तक ही लिमिटेड रहेगा। यदि इंटरेस्ट और पेनल्टी उस 25% से भी कम है तो वो उतनी ही मैक्सिमम अमाउंट तक उन्हें अमाउंट भरनी पड़ेगी। और यह अमाउंट उन्हें 15% यह अमाउंट उन्हें इसका भरने का प्रोसीजर इस तरह से रहेगा कि जैसे ही हम अपना डिक्लेरेशन फॉर्म 1 में फाइल करेंगे, उसके बाद डेसिग्नेटेड अथॉरिटी जो जनरली कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स रहते हैं, वो 15 जैसे ही आप फॉर्म नंबर 1 भरेंगे तो 15 दिन में वो आपको एक अमाउंट देंगे कि आप हमें डिपार्टमेंट की तरफ से आपको एक सूचना दी जाएगी कि आप अपने केस को सेटल करने के लिए इतनी अमाउंट भरकर स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। वो अमाउंट जो आपने कैलकुलेट की है उतनी भी हो सकती है, उससे कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो वो अमाउंट भी आपको एक बार चेक करनी होगी कि यदि डिपार्टमेंट और आपकी कैलकुलेशन में डिफरेंस आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है। जैसे ही आपको वहाँ से इस तरह के फॉर्म नंबर 3 में जो ऑर्डर रिसीव होता है तो फिर आपको 15 दिन के अंदर आपको वो अमाउंट भर देनी है। और उसके बाद में जब आप अमाउंट भर देंगे, उन्हें इंटीमेशन दे देंगे, तो वो आपको उसका एक सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। इसमें एक बात ये भी है कि जो भी अपील्स आपने फाइल कर रखी है उसके विड्रॉल का आपको एक अंडरटेकिंग देनी होती है कि हम ये अपील्स जो है वो विड्रॉ कर लेंगे। अभी केवल अपील विड्रॉ करने का कई बार पॉसिबल इतना जल्दी नहीं हो पाता है, तो आप एक जो रिक्वेस्ट लेटर
जब आपको एक अंडरटेकिंग देनी है कि हम ये अपील विड्रॉ कर लेंगे, और बाद में जब आपकी अमाउंट फाइनल हो जाती है तो जब आप अमाउंट भरते हैं उसके साथ में एक उनको रिक्वेस्ट लेटर दे सकते हैं कि भाई हमने अपने जो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन कर रखी थी उसका, या जहां ट्रिब्यूनल में जिस अपीलेट फॉर्म के पास पेंडिंग है वहां पे हमने एक रिक्वेस्ट लेटर दे दिया है। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि क्या हमें प्रोसिक्यूशन से भी माफ़ी मिल जाएगी? बिल्कुल, इस स्कीम में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जैसे ही आप टैक्स भर देंगे तो आपको इसमें इंटरेस्ट से, पेनल्टी से और प्रोसिक्यूशन से, तीनों ही चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी। प्रोसिक्यूशन को लेकर इन्होंने स्कीम में एक और भी अच्छा प्रावधान कर दिया जो पहले नहीं था, कि प्रोसिक्यूशन यदि आपका किसी असेसमेंट ईयर को लेकर चल रहा है तो पहले ये कन्फ्यूजन था कि क्या आप किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए इस स्कीम में नहीं जा सकते हैं, लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस असेसमेंट ईयर के लिए आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन चालू कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया गया है, तो आप केवल उसी असेसमेंट ईयर के लिए आप नहीं जा सकते, बाकी सभी असेसमेंट ईयर के लिए आप जा सकते हैं। और केवल प्रोसिक्यूशन का नोटिस आने से आपकी एलिजिबिलिटी खत्म नहीं होगी, यदि प्रोसिक्यूशन को इंस्टीट्यूट किया जाना जरूरी है, और यदि इंस्टीट्यूट भी हो गया है तो आप उसको कंपाउंडिंग भी करा सकते हैं। डिपार्टमेंट की योजना रहती है कि उसका कंपाउंडिंग का एक पूरा प्रोसीजर है, यदि आप जाना चाहते हैं तो उस कंपाउंडिंग का प्रोसीजर कंप्लीट करके वहाँ से आप कंपाउंडिंग का सर्टिफिकेट ले लीजिए और उसके बाद उस स्कीम में आप उस ईयर के लिए भी जा सकते हैं। अब फ्रेंड्स, लोग एक क्वेश्चन है कि शेयर कैपिटल और पेनी स्टॉक के केस में क्या मुझे इस स्कीम में जाना चाहिए? फ्रेंड्स, ये स्कीम काफ़ी अच्छे ढंग से डिज़ाइन की गई है, टैक्स लायबिलिटी काफ़ी कम रखी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी स्कीम में जाने से पहले हमें अपना फैक्चुअल एनालिसिस करना ज़रूरी है। मैं आपको शेयर कुछ पॉइंट शॉर्ट में बताना चाहूँगा। यदि शेयर कैपिटल के केस के लिए आप जाना चाहते हैं तो 2-3 बातों का ज़रूर ध्यान रखिए कि जब शेयर कैपिटल का आपका एडिशन हुआ था तो उस समय आयकर अधिकारी द्वारा जो एडिशन किया गया था वो केवल इन्वेस्टिगेशन विंग के रिपोर्ट्स के बेस पे किया गया था, या आयकर अधिकारी ने अपनी तरफ से भी कुछ स्वतंत्र इंक्वायरी की थी और ये इस्टेब्लिश किया था कि वो कंपनी रियल में नॉन एग्जिस्टेंट कंपनी है, बोगस कंपनी है, सेल कंपनी है। इनिशियली जब शेयर कैपिटल के एडिशन चालू हुए थे उस समय इस तरह की इंक्वायरीज नहीं की गई थी, केवल साइक्लो स्टाइल एडिशन हुए थे। सॉरी। तो आपको ये देखना होगा कि आपके केस में क्या पोजीशन है। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण फैक्टर है कि बहुत सारे केसेस में जहाँ वो कंपनियाँ कलकत्ता की थी, इंदौर की थी, मुंबई की थी, दिल्ली की थी, वहाँ पे उन इन्वेस्टर कंपनियों का भी खुद का असेसमेंट हो गया है, और वो उनके केस में भी एडिशन पूरी की पूरी शेयर कैपिटल उनके हैंड्स में कर दी गई है। तो सरकार ने जब उन इन्वेस्टर्स के हाथ में वो पूरी कैपिटल एडिशन करके वहाँ से टैक्स ले लिया है, तो फिर आपके हैंड्स में वो वापस से टैक्सेबल नहीं होगी। ये इसे डबल एडिशन कहा जाता है। इसके रिलेटेड एक अभी जजमेंट भी फेवरेबल आया है, तो आप ये पॉइंट भी देख लें। मैं पेनी स्टॉक को लेकर मैं कहूँगा कि ये बहुत ही एक फैक्ट से रिलेटेड मैटर है। इसमें सुमन पोद्दार और एक उदित कालरा के 2 केस हुए, वो बहुत ही फेमस केस थे। उसके बाद भी ट्रिब्यूनल ने एसएससी के फेवर में डिसीजन दिए हैं, और आपको यह देखना है, 5-6 चीज़ें आप ध्यान रखें कि यदि आप रेगुलर शेयर का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, केवल ऐसा नहीं है कि आपने उस पेनी स्टॉक में ही ट्रांजैक्शन किया है। दूसरा, क्या आपका ब्रोकर वही है जिससे आप रेगुलर काम कर रहे हैं, या पेनी स्टॉक के लिए कोई अलग से ब्रोकर आपने चुना था। तीसरा, कि आपने शेयर्स
केस में परचेज किए थे या बैंकिंग चैनल से परचेज हुए थे। फोर्थ, क्या आपके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में शेयर्स 365 डेज रहे थे। फिफ्थ, जो सेबी का जो ऑर्डर हुआ वो क्या कहता है। बहुत सारे केसेस में हमने देखा कि सेबी का जो ऑर्डर हुआ वो पहले इंटरिम ऑर्डर हुआ, जिसमें उसने उस कंपनी के खिलाफ कुछ एडवर्स ऑर्डर पास किया, लेकिन जब फाइनल ऑर्डर हुआ तो उस केस में उस कंपनी को उन्होंने छोड़ दिया और उन्हें क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं मिले। और सेबी का जो ऑर्डर भी हुआ वो ऑर्डर भी उस पीरियड से रिलेटेड नहीं था जब आप करदाता का ट्रांजैक्शन हुआ। तो फ्रेंड्स, इससे बहुत सारे पॉइंट्स हमें देखने होंगे, उसके बाद ही आपको ये डिसीजन लेना चाहिए कि पेनी स्टॉक के मैटर में आपका केस कितना मजबूत है। थर्ड, जो ATIBA और जो दूसरे इस तरह के जो डिडक्शन से रिलेटेड मैटर हैं, SEZ से रिलेटेड मैटर है, उसके बारे में जो लोग पूछना चाह रहे हैं उन्हें मैं ये कहूँगा कि जो स्पेसिफिक केसेज हैं उनके लिए इस योजना में भी एक बात कही गई है कि यदि आपका कोई पर्टिकुलर पॉइंट किसी असेसमेंट ईयर के लिए, दूसरे असेसमेंट ईयर जो इस अपील में नहीं है, उसमें आपका ऑलरेडी फेवरेबल जजमेंट आ चुका है और वो सेम इशू ही अलग अलग असेसमेंट ईयर में है, तो वो कवर्ड इशू माना जाएगा। तो उसके लिए तो आपको उस जो डिसीजन है उसके हिसाब से ही प्लानिंग करनी है। इसके बाद एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉस के केस में क्या हम इस स्कीम में जा सकते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि करदाता द्वारा लॉस का रिटर्न सबमिट किया गया, जैसे 1 करोड़ का आपने लॉस सबमिट किया और 50 लाख का शेयर कैपिटल का एडिशन हो गया, तो अब आपका कैरी फॉरवर्ड लॉस कम होकर 50 लाख रह गया। यदि आप इस स्कीम में जाना चाहते हैं तो सरकार द्वारा दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। आप चाहें तो जो 50 लाख का एडिशन है उसके ऊपर जो भी टैक्स बनता है वो भर दीजिए, तो आपका पूरा 1 करोड़ का जो लॉस है वो कंटिन्यूस कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। या आप चाहते हैं कि लिक्विडिटी का इशू है, मैं नहीं भरना चाहता हूँ, तो आपको जो लॉस की अमाउंट है उसमें वो कम करके वो कंटिन्यूस आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। तो इन दोनों ऑप्शन में से आप किसी में भी जा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस स्कीम में और भी कई इस तरह के टेक्निकल पॉइंट्स हैं। यदि आप और भी किसी पॉइंट्स पर यदि क्लेरिफिकेशन चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में लिखें, तो हम कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई दें। फ्रेंड्स, इसमें एक क्वेश्चन अभी और आया है कि ऐसी कंपनी जो इस स्कीम में शेयर कैपिटल की वजह से जा रही है, तो उनके बुक्स में उस शेयर कैपिटल का क्या होगा और वो किस ढंग से डायरेक्टर्स या उनके फैमिली मेम्बर्स के नाम से ट्रांसफ़र हो सकते हैं। फ्रेंड्स, यह बात तो बहुत क्लियर है कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत ये स्कीम लाई गई है, तो इसके लिए कंपनीज एक्ट में किसी तरह का रिलैक्सेशन प्रोवाइड नहीं किया गया है। वो शेयर्स डायरेक्टर के नाम से या फैमिली मेम्बर्स के नाम से कैसे ट्रांसफ़र होंगे, किस तरह से वो प्लानिंग की जा सकती है, वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है और उसके लिए कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आया है कि जो पिछले साल असेसमेंट ईयर 2017-18 में डीमोनेटाइजेशन पीरियड में जो बैंकों में कैश डिपॉजिट कराने की वजह से जो एडिशन हुए और जिन पर 84% लगभग टैक्स भी लिया गया, तो वो केसेस को क्या इस स्कीम में वो लोग जा सकते हैं। फ्रेंड्स, लीगली वो इस स्कीम में जा सकते हैं, उनके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली जब वो इतना हेवी अमाउंट जब टैक्स का हो रहा है तो उन्हें बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ने जो भी एडिशंस डीमोनेटाइजेशन पीरियड में किए हैं वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वो डबल एडिशंस लग रहे हैं। डिपार्टमेंट ने सेम अमाउंट को सेल भी मान लिया है
सेम अमाउंट को सेक्शन 68 में भी एडिशन कर दिया है। डिपार्टमेंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन एसएससी के एक्सप्लेनेशंस को रिजेक्ट कर दिया है। तो इस तरह की बहुत इनकंसिस्टेंसीज, विसंगतियाँ आयकर अधिकारी के ऑर्डर में हमें देखने मिल रही है। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि अधिकतर केसेस में, चूँकि डिपार्टमेंट द्वारा जिस ढंग से एडिशन किए गए हैं, करदाता ट्रिब्यूनल में, हाई कोर्ट में उन केसेस में ज़रूर सफल होगा। इसलिए आपको इन सब केसेस में काफ़ी समझ के डिसीजन लेना होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।